हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन। ऑल इंडिया रैंक 92 जेई 2012 में आया था मेरा, और एड्यूहैप की तरफ से तो मैं एचसीबी का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देखेंगे। ये चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एचसीबी वॉल्यूम 1 से है। और चलो इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सवाल ऐसा जाता है कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1 बी अ रेगुलर हेक्सागन। तो मस्त एक डायग्राम भी दिया है रेगुलर हेक्सागन का। रेगुलर हेक्सागन का ध्यान दो कि रेगुलर हेक्सागन में सारे साइड्स इक्वल होता है, पूरा सिमेट्रिक होता है, सारे साइड्स इक्वल होता है। ठीक है। एंड ये इंटरनल एंगल जो है 120 डिग्रीज होता है रेगुलर हेक्सागन में। फिर वो बोल रहा है राइट द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्स साइड्स टेकन इन ऑर्डर। तो यहाँ से लेकर सभी के एक्स कंपोनेंट्स हमें लिखना है। चलो तो पहले तो वो लिख लेते हैं एक्स कंपोनेंट इनका कितना होगा। फिलहाल तुम्हें दिखेगा कि इन्होंने लेंथ नहीं दिया है, अपने हेक्सागन का साइड का लेंथ नहीं दिया है। बट अब दिया नहीं है मतलब हो सकता है इसका जरूरत ही ना पड़े इसलिए नहीं दिया हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि एक्स कंपोनेंट लिखते वक्त हमें साइड का लेंथ का जरूरत है, तो तुम आगे जाके उसको एक नाम दे दो, कुछ जो चाहिए वो नाम दे दो। तो मान लो मैं अभी क्या करूंगा, इसका साइड लेंथ को मैं एल ऐसा नाम दे रहा हूँ, एल। शायद ये ग्रीन कलर उतना अच्छे से ना दिखे तो रेड यूज कर लेता हूँ, एल। ठीक है, तो ये मैं एल ऐसा सब सारे साइड्स का लेंथ हम एल लेने वाले हैं। ठीक है। अब एक्स कंपोनेंट, तो एक एक करके सभी के एक्स कंपोनेंट्स लिखने वाले हैं। ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट पहला, सबसे पहला वेक्टर का। ठीक है, एक्स कंपोनेंट सबसे पहले वेक्टर का। तो ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, बाय द वे एक चीज ध्यान दो, एक्स कंपोनेंट वैसे निकालते कैसे हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है जिसका लेंथ है ए, और वो वेक्टर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, थीटा एंगल बनाता है, तो तुम्हारा एक्स कंपोनेंट हो जाता है ए कॉस थीटा। और ये ध्यान दो यहाँ पे थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 90 डिग्री से भी बड़ा, 180 डिग्री से भी बड़ा एंगल हो सकता है। तुम्हें रिजल्ट सही मिलेगा। ठीक है, सही रिजल्ट मिलेगा। तो बस एक कॉस थीटा हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। तो वैसा एक एक करके अभी सभी ये जो वेक्टर्स हैं उन सभी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल देंगे। तो पहले वाले का तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है जीरो। ठीक है, तो पहले वाले का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है जीरो। तो हो जाएगा उसका कंपोनेंट हो जाएगा एल कॉस जीरो। ठीक है, एल कॉस जीरो, जो बेसिकली क्या हो जाएगा एल। ठीक है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि अपना ये वाला जो वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट सिर्फ एल है। अब अगला वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज को क्या बोलते हैं, पाई/3। ठीक है, 60 डिग्रीज को बोलते हैं पाई/3। तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एल कॉस पाई/3। जो एंगल बना रहा है एल कॉस ऑफ दैट एंगल दे देगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए तो बस एल इंटू कॉस ऑफ एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बस करना पड़ेगा हमें। अगले वाले को देखोगे तो वो, ये देखो ये 60 था ना, तुम इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो हमें क्या दिखता है, ये वाला साइड जो था, ठीक है, ये वाला साइड पिछले साइड के एक्सटेंशन के साथ 60 डिग्रीज बनाता है। तो साइड वन को अगर एक्सटेंड करोगे तो साइड टू और साइड वन, एक्सटेंडेड साइड वन के बीच में एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्रीज है। वैसा ही साइड थ्री और एक्सटेंडेड साइड थ्री और साइड टू को अगर खींच के आगे बढ़ाओगे तो उनके बीच में फिर से एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल तुम्हें 60 डिग्रीज दिखेगा। ये 60 डिग्रीज होगा। ठीक है, वैसा ही इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो इसके और उसके बीच में एंगल 60 डिग्रीज होगा। ठीक है,
फिर इसको एक्सटेंड करोगे, इसके और इसके बीच में एंगल 60 डिग्रीज होगा। इसको एक्सटेंड करोगे, इसके और इसके बीच में एंगल 60 डिग्रीज होगा। इसको एक्सटेंड करो, ठीक है, वैसा आगे बात बढ़ते जाएगी। तो इनके और इसके बीच में एंगल 60 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, तुम जब हेक्सागन बनाते हो तो पहला साइड जब ड्रॉ करोगे ना, अगला साइड ड्रॉ करते वक्त तुम 60 डिग्रीज घूम के फिर अगला साइड ड्रॉ करोगे, दोबारा 60 डिग्रीज घूम के अगला साइड ड्रॉ करोगे, फिर से 60 डिग्रीज घूम के अगला साइड, 60 डिग्रीज घूम के अगला साइड, 60 डिग्रीज घूम के अगला साइड। तो ऐसा तुम्हारा एक रेगुलर हेक्सागन बनता है, ठीक है। तो कुल मिलके तुमने 6 साइड कंप्लीट करते वक्त 6 बार 60 डिग्री से घूमा, तो कितना घूम घूम गए कुल मिलके 360 डिग्रीज। और 360 डिग्रीज घूमने के बाद तुम वापस ओरिजिनल डायरेक्शन के अलोंग आ जाओगे, बिकॉज 360 डिग्री से घूमना मतलब कुल मिलके वापस सेम डायरेक्शन में जाना है ना। अच्छा, तो L cos 0 L cos पाई बाई 3। अब ये दूसरे वाले के लिए, दूसरा वाला x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो वो 60 है, ये साफ साफ दिख रहा है, ये भी 60 है। तो दूसरा वाला डेफिनेटली 120 डिग्रीज बना रहा है, 120 डिग्रीज हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये कुल मिलके 2 पाई बाई 3 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो लिख लेते हैं उसका एक्स कंपोनेंट, उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा L cos 120 डिग्रीज या 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो HCV बोल रहा है पहले सभी के एक्स कंपोनेंट्स लिख लो। अच्छा, फिर अगला वाला तो साफ साफ दिख रहा है यार, अगला वाला 180 डिग्रीज बना रहा है, ठीक है, 180 डिग्रीज बना रहा है। क्यों? क्योंकि अब पता है कि यार ये कुल मिलके ये 120 है, तो टोटल अब एंगल एक्स एक्सिस के साथ 120 प्लस 60 180 है। और साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, और ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्रीज बनाना। अगर दो वेक्टर्स उल्टे ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच में एंगल 180 डिग्रीज होगा। तो ये वाला एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्रीज बनाता है। 180 डिग्रीज को बोलते हैं पाई रेडियंस, है ना। तो रेडियंस में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा L cos पाई। अच्छा, रेडियंस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका जो ये जो कुछ प्रूव करना चाह रहा है ना, हम हमसे कुछ प्रूव करना चाह रहा है, वो उसने रेडियंस में इक्वेशन लिखा है, तो इसलिए मैं भी रेडियंस में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सारे टर्म्स देखो अपने भी, हम भी जो एक्स कंपोनेंट्स लिख रहे हैं उसमें ये सारे टर्म्स दिख रहा है। इनफैक्ट उसने पाई को कैसे लिखा है, ऐसा लिखा है, 3 पाई बाई 3 को उसने पाई लिखा है, तो मैं भी वैसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। एक ही बात है, कॉस पाई को मैं उसके फॉर्म में 3 पाई बाई 3 उसने जैसा लिखा है वैसे लिखूंगा, ठीक है, ताकि उसने जो लिखा है वो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। फिर अगला, अच्छा, तो यहाँ पे वापस अगर आ जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि यार ये अब ये पूरा 180 डिग्रीज है और ये फिर से 60 है। तो ये अगर एक्स एक्सिस से गिनोगे ना तो कुल मिलके कितना एंगल बना रहा है ये, कुल मिलके ये कुल मिलके 240 डिग्रीज बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 240 डिग्रीज बना रहा है। 180 से और 60 डिग्रीज, 180 घूम के और 60 डिग्रीज, 240 डिग्रीज बना रहा है। 240 डिग्रीज कितने रेडियंस होता है, 240 डिग्रीज होता है ना, 180 तो होता है पाई, 60 डिग्रीज होता है पाई बाई 3, तो 240 है 180 प्लस 60, पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा 4 पाई बाई 3। अब तक है ना तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या ट्रेंड हो रहा है, धीरे धीरे सब पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, ये वाला साइड 4 पाई बाई 3 बना रहा है, और आखिरी वाला साइड 5 पाई बाई 3 बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके हमने सारे साइड्स का एक्स कंपोनेंट लिख लिया। ये आखिरी वाला 5 पाई बाई 3 ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस को मैं फिर से इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के साथ ये 6 कुल मिलके है ना, कुल मिलके ये यहाँ तक 240 था, अब 240 से और 60 मतलब ये 300 डिग्री बना रहा है, और 300 डिग्री हो जाएगा 5 पाई बाई 3। 240 तो 4 पाई बाई 3 था, प्लस 60, तो 4 पाई बाई 3 प्लस पाई, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3। तो ऐसे सभी साइड्स के, छह साइड्स के हमने कंपोनेंट लिख लिया, 6 साइड्स ही था, इसका दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उसने क्या बोला, सारे साइड्स का कंपोनेंट्स लिख लो,
ठीक है, सो ये हमने फर्स्ट लाइन जो है, राइट एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्स साइड्स टेकन इन ऑर्डर, ये हमने लिख लिया। फिर उसने बोला कि यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ दीज सिक्स वेक्टर्स इज जीरो टू प्रूव दैट इनका समेशन इज जीरो। पहले तो ये बात भी सही है क्या, रिजल्टेंट ऑफ दीज सिक्स वेक्टर्स, क्या इन सिक्स वेक्टर्स का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, क्या इन सिक्स वेक्टर्स का एडिशन जीरो होगा? तो आंसर है यस, जीरो होगा। अच्छा, ये कहां से आता है? ये आता है पॉलीगन लॉ से। पॉलीगन लॉ हमने आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। जिनको पॉलीगन लॉ नहीं आता है प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन वापस देख लो। बट पॉलीगन लॉ ऐसा है कि जब तुम्हें, है ना, मान लो, ऐसे जल्दी से बता देता हूँ वापस, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, दो से ज्यादा वेक्टर है, अगर तुम्हें ऐड करना है, ठीक है, इनको ऐड करना है, तो तुम क्या करोगे, तुम उन वेक्टर्स को ऐसा हेड टू टेल एक के बाद एक ज्वाइन कर लो। अच्छा, उनको स्लाइड करके पैरेलली मूव करके ज्वाइन कर लो। पैरेलली मूव करते वक्त किसी का भी डायरेक्शन चेंज मत कर लो। तो जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, इस वेक्टर को मैंने इधर ड्रॉ किया, इस वेक्टर को एज इट इज ड्रैग करके इधर डाल दिया, और इस वेक्टर को भी इधर डाल दिया, किसी का भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया, लेंथ भी चेंज नहीं किया। अब अपना रिजल्टेंट हो जाएगा ये वेक्टर, है ना। तो जो टेल खाली पड़ा था, देखो इसका टेल खाली पड़ा है, इसका सिर खाली पड़ा है, तो खाली टेल से खाली सिर तक ये आ जाएगा अपना रिजल्टेंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सा चीज ये है, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, एक इंपॉर्टेंट सा चीज ये है कि अगर तुम जो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, है ना, जो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो वो वेक्टर्स ऐड करते करते अगर तुम्हें रिजल्टेंट ड्रॉ करने का जगह ही नहीं मिलता है, मान लो ऐसे तीन वेक्टर्स को तुम ऐड कर रहे हो कि तुम हेड टू टेल वगैरह ज्वाइन करते करते तुम्हारा पूरा शेप ही क्लोज्ड शेप बन गया, पूरा शेप ही क्लोज्ड शेप बन गया, तो फिर क्या हो जाएगा ना, तुम्हें फिर रिजल्टेंट ड्रॉ करने का जगह ही नहीं मिलेगा। रिजल्टेंट एक छोटा सा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका लेंथ ही नहीं होगा। तो अगर लेंथ ही नहीं है, मतलब वेक्टर में लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ नहीं है मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब अपना रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। तो जब भी एक क्लोज्ड फिगर बनता है, पॉलीगन लॉ बनाते वक्त जब भी वो सारे वेक्टर्स मिलके हेड टू टेल ज्वाइन करते वक्त जब वो सारे एक क्लोज चेन बना लेते हैं, तब रिजल्टेंट जीरो होता है। और ये क्वेश्चन में वही हो रहा है। अगर तुम इन 6 वेक्टर्स को ऐड करने जाओगे, तो पॉलीगन लॉ से देखो हमने सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन किया है, और देखो क्या हो रहा है, इनको हेड टू टेल ज्वाइन करते करते ये 6 वेक्टर्स एक क्लोज्ड शेप बना रहे हैं। अब अपना जो रिजल्टेंट है जो हमें ड्रॉ करना था, वो रिजल्टेंट हमें यहाँ बनाना था, है ना, एक के टेल से आखिरी वाले के सिर तक, बट अब जगह ही नहीं है रिजल्टेंट ड्रॉ करने का। यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया वैसे यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे अपना रिजल्टेंट हमने प्रूव कर लिया कि रिजल्टेंट है जीरो, पॉलीगन लॉ से जीरो है। ठीक है, और वैसे क्लियरली ये भी देख सकते हो कि यार ये राइट की तरफ, ये और ये ना आपस में कटेंगे, ये राइट की तरफ वो लेफ्ट की तरफ, ये और ये आपस में कटेंगे, फिर ये ऐसा और वो ऐसा, वो दोनों भी आपस में कट रहे हैं, और ये ऐसा और ये ऐसा, ये दोनों भी आपस में कट रहे हैं। तो ऐसा ऑपोजिट साइड्स एक्चुअली इस केस में कट कट होके पूरा रिजल्ट जीरो आ रहा है। दो तरीके से हम देख सकते हैं, बट मेन तरीका है अपना पॉलीगन लॉ। अब रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो वो बोल रहा है कि अगर रिजल्टेंट जीरो है, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए। अगर रिजल्टेंट जीरो है, अगर रिजल्टेंट जीरो है, ठीक है, अगर रिजल्टेंट जीरो है, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए। बट रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कैसा आएगा, सभी इंडिविजुअल वेक्टर्स का एक्स कंपोनेंट का समेशन, सभी इंडिविजुअल लेंथ्स का एक्स कंपोनेंट का समेशन, सिग्मा, ये जो सिंबल है इसका बस मतलब होता है समेशन, मतलब छो वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये भी जीरो होना चाहिए, बिकॉज छो वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का समेशन होता है रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, अब सभी के एक्स कंपोनेंट्स का समेशन क्या देगा हमें, इन सभी को ऐड कर लो,
तो मुझे मिलेगा एल कॉस 0 प्लस एल कॉस पाई बाई 3 प्लस एल कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस एल कॉस 3 पाई बाई 3 प्लस एल कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस एल कॉस 5 पाई बाई 3। ठीक है, और ये है इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। तो अब राइट हैंड साइड 0 के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, हम दोनों साइड को L से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों साइड को जब हम L से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे L जो है कट जाएगा, हर टर्म से L कट जाएगा, और ये सब कटने के बाद क्या रह जाएगा, तुम खुद से देखो, यही तो रह जाएगा अपना जो इक्वेशन है, cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos 3 पाई बाई 3 प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव। ये करने को बोल रहा था HCB। ठीक है, हेंस प्रूव, प्रूफ वाला सवाल था। उसने ये भी बोला कि यूज द नोन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट। यूज द नोन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट, ये आसानी से डाल सकते हैं। cos 0 का वैल्यू होता है, तो देख लो cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos पाई बाई 3 cos 60 डिग्रीज का वैल्यू होता है हाफ, cos 2 पाई बाई 3 तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है माइनस हाफ, माइनस हाफ। ठीक, cos 120 डिग्रीज का वैल्यू होता है माइनस हाफ, cos 120 नेगेटिव cos 60 के बराबर है। cos 3 पाई बाई 3 यानी कि cos पाई का वैल्यू होता है -1। ठीक है, वैल्यू होता है -1। फिर cos 240 डिग्रीज, ठीक है, cos 240 डिग्रीज का वैल्यू होता है माइनस हाफ फिर से। ठीक है, और cos ये क्या 300 डिग्रीज, 300 डिग्रीज का वैल्यू हो जाएगा प्लस हाफ फिर से। ठीक, तो इसको जब तुम ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट साफ साफ दिखेगा कि इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 और -1 कटेगा, फिर उसके बाद देखो कैसे हाफ और माइनस हाफ कट जाएंगे, और फिर यहाँ पे भी हाफ और माइनस हाफ कट जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड, मतलब ये भी हेंस वेरीफाइड। मतलब वो बोल रहा था रिजल्ट चेक कर लो, तो ऐसा हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो बस दैट्स इट। अच्छा, अगर किन्हीं कुछ बच्चों को शायद कॉस का ना इन वैल्यूज पता नहीं, तो उन्हें एक बार थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। बट कॉस का जो ग्राफ होता है, अगर मैं जल्दी से बता दूं तुम्हें, तो कॉस का ग्राफ ऐसा दिखता है। ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ऐसा दिखता है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस मतलब जो पॉजिटिव एक्स के लिए है वैसा ही ग्राफ नेगेटिव एक्स के लिए भी दिखेगा। बट ये यहाँ पे 90 डिग्रीज पे 0 हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव होगा, -1 होगा 180 डिग्रीज पे, फिर वो वापस 270 डिग्री, सॉरी 270 डिग्रीज पे वापस ये 0 हो जाएगा, एंड फिर 360 डिग्रीज पे दोबारा +1 हो जाएगा। तो हम जो ये वैल्यूज देख रहे थे ना, cos 0 यहाँ पे साफ साफ 1 था, फिर cos पाई बाई 3 जो है ना cos 60, तो cos 60 पे ये हाफ था, हमें इतना पता था cos 60 पे हाफ है। ठीक है, ये 60 डिग्रीज है। बट अब cos 120 डिग्रीज, तो 90 से जितना पीछे 60 है ना, 90 से 30 डिग्री पीछे 60 है, तो 90 से उतना ही 30 डिग्री आगे 120 डिग्रीज है। तो 120 डिग्रीज ये सिमेट्री जो है ना, जैसे 90 से इधर आते वक्त वैल्यू हाफ से बढ़ा, तो 90 से उधर जाते वक्त भी वैल्यू हाफ से चेंज होगा। बस ग्राफ के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि ये हाफ से घटेगा, तो इस ग्राफ ऐसा नीचे जा रहा है। तो 90 से 30 डिग्रीज इस तरफ तुम्हें माइनस हाफ दिखेगा, जैसा 90 से 30 डिग्री इस तरफ प्लस हाफ दिखता है, वैसे 90 से 30 डिग्री इस तरफ
माइनस हाफ दिखेगा, ठीक है। फिर अगला जो वैल्यू है 120 180 180 का वैल्यू था -1, ठीक है। फिर अगला वैल्यू था 240। अब यहाँ पे भी देखो 270 से 30 डिग्री पीछे आ गया 240। तो जैसा 90 से 30 डिग्री आगे, जैसा 90 से 30 डिग्रीज आगे आ गया 120 डिग्रीज, वैसा ही 270 से 30 डिग्री पीछे आ गए 240 डिग्रीज। और ये पूरा सिमेट्रिक है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार 270 और 120 पे सेम वैल्यू आना चाहिए। तो 270 पे माइनस हाफ आना चाहिए, जैसे 120 पे माइनस हाफ आता है वैसे ही। और फिर अंत में वैल्यू था 5 पाई/3 यानी कि 300 डिग्रीज। तो यहाँ पे भी देखो कैसे 300 डिग्रीज 270 से 30 डिग्री पीछे माइनस हाफ था, 270 से 30 डिग्री आगे भी हाफ ही दिखना चाहिए सिमेट्री के कारण, ठीक है। 270 से 30 डिग्री पीछे हाफ दिख रहा था, बट माइनस दिख रहा था क्योंकि ग्राफ एक्सिस के नीचे था। तो यहाँ पे 270 से 30 डिग्री आगे प्लस हाफ दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्दी बता दिया, मतलब और डिटेल में अगर तुम्हें ये पता ही नहीं तो और डिटेल में तुम्हें ये देखना चाहिए। और एक ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स के लेक्चर्स या ट्रिग्नोमेट्री के एक एक दो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स तुम्हें तुम देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.